मेरा सवाल है कि जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी हारी तो 35% एक की वजह से हारी, आम आदमी पार्टी की वजह से हारी, लेकिन क्या जो इनेलो को जो वोट मिला है 4.14% या जो बसपा को 1.84% वोट मिला या निर्दलीयों को लगभग 12% वोट मिला है, क्या इस वजह से कांग्रेस पार्टी हारी? अगर 1.5% वोट, 1.25% वोट जो आम आदमी पार्टी का था, और अगर चंद्रशेखर का आजाद के आने से अगर 1% वोट जुड़ता, तो ये 2.5-3% वोट अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता तो क्या हालत होती? अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन के उदाहरण देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिला, और दोनों को मिला के तकरीबन 47% होता, और कांग्रेस और बीजेपी से 1% आगे रहती। अंजना जी, 5-5 हुआ करूंगा। पर इतना आसान नहीं होता है ना ये। आगे देखिए, चुनाव में 1+2 3+4 करना चाहिए। अरे अगर वो सबसे आईएनएलडी से भी, देखिए जाट वोट की लड़ाई है, एक सेकंड, जाट वोट की लड़ाई है, एक सवाल तो सुनिए, जाट वोट की लड़ाई है, आईएनएलडी से भी गठबंधन कर ले, ऐसी तमाम पार्टियों से गठबंधन कर ले, तब तो कांग्रेस अपने बलबूते कहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। कोई तो दूसरी तीसरी चौथी पार्टी रहेगी। मेरे पास अंजना जी, सबसे ज्यादा सामाजिक समीकरण जल्दी संक्षिप्त बोलिए, चल पूरा कर लेंगे फिर आगे। लेकिन लोग कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। 2019 जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार के अंदर 22 सीटें बीजेपी को आई। 2019 में उन्होंने 5 अपनी जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ दी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ा दिल रखती है कांग्रेस से, चुनाव जीतने के लिए आपको ठीक है। चलिए छोटा छोटा सवाल सर, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी पे हमेशा इल्जाम लगते हैं कि वो छोटी पार्टी, रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जेजेपी के साथ जो हुआ हम सब ने देखा, जेजेपी आपके साथ गठबंधन में थी और आज जेजेपी 0 पर है, उनका कोई विधायक नहीं है, उनके जो डिप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे आज वो पोलिंग पे 6 नंबर पे थे, तो बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी कि वो एनडीए के घटक दलों को बचा कर रखना चाहती है? 10 सीट में सरकार बनानी थी तो उनके साथ सरकार बना ली, अब दुष्यंत चौटाला का आपने ये हाल कर दिया। बच्ची का सवाल है, जवाब दीजिए। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, तो मुझे तो जो सबक मिलता है कि भाजपा के साथ रहोगे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करोगे तो जनता आशीर्वाद देगी, अगर अलग होगे तो आपकी जो विश्वसनीयता हमारे साथ रह के होती है वो चली जाती है, जनता आपको वोट नहीं देती। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र पे। लेकिन एक बात मैं अंजना जी अगर कह सकूं, मैं भी सुन रहा था, देखिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की रैली कम हो गई। मैं समझता हूं कि आप चुनाव के परिणाम आने से पहले का, एक दिन पहले के जितने शो थे जो मोदी जी से नफरत करते थे, क्या कह रहे थे? मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस की वापसी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता है। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये लोग गायब हो गए। मेरे कहने का मतलब क्या है, मोदी जी से नफरत इतनी मत करो कि देश से नफरत करने लगो। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता ने दिया, 65 साल बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाई, हिट विकेट हुए तो राहुल गांधी हुए। ये मोदी जी की तत्परता थी कि जनता ने मुहर लगाई। जल्दी से। हाँ, अब मेरा प्रश्न कांग्रेस से है, जिस कांग्रेस की कभी एक समय पे पहचान थी कि ना जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, और जो पंडित जी से लेकर राजीव जी तक का यह नारा था कि भारत की पहचान जाति से नहीं होनी चाहिए, विकास से होनी चाहिए, उसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो 2024 से जाति पर बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो गई और उससे एक अथाह प्रेम उनको हो गया है? देखिए, ये 1956 से ये क्रम प्रारंभ हुआ था। ये तालियों के स्वर में मेरे मुद्दे दब नहीं जाए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 1956 से जाति के खिलाफ, क्योंकि एक ऐसा वैमनस्य फैला था, जो अंतिम पंक्ति में समाज के खड़े हुए लोग थे, उनको कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको शिक्षण संस्थाओं में घुसने नहीं दिया जाता था। तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हम उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सुना कि जन्म से जाति मिलती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जन्म से उनको हजारों वर्षों की दास्तां उनके जन्म से मिली है। उनको पीछे झाड़ू बांध कर चलना होता था कि धरती पर उनके कहीं कदम के चिन्ह न दिख जाए। अगर वो वेद पढ़ लेते थे तो जीबान काट दी जाती थी। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमने ये संकल्प लिया था, 1956 में कानून लाए थे अस्पृश्यता के लिए। लेकिन आज जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, 84% की आमदनी खत्म हो गई, मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर मोदी जी ने छोड़ दिया, और 121 विशेष विमान से सुपर रिच बच्चों को लॉकडाउन में हिंदुस्तान लेकर आया गया, जिनको सूचना देकर कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है तो जातिगत जनगणना का सवाल राहुल गांधी जी खड़ा कर रहे हैं, जो देश के हित में है। तो आप सुनिए,
देखिए सबसे पहले तो मैं ये आप बता खुद ही दूं, स्वीकार कर रहे हैं कि दशकों तक आप लोग जाति नहीं, आधारित राहुल, जो क्रूरता होती थी उस पर आप लोग कुछ नहीं लगाया करते। अंजना जी, इसीलिए तो अब चलिए। हमने वो लगाम लगाई ठीक, और सभी चलिए। लोगों ने लगाई। गौरव जी समाज जवाब में। दीजिए। इनको देख के नहीं लगता कि इन्होंने कुछ सीखा है परिणाम आने के बाद। सारा आपने सीख बीच लिया। में ना। अपने आप नहीं बोल रहे और थे बीच इन्हीं में। के लिए और राहुल गांधी के लिए अर्ज किया है, सब लोग दाद देंगे उम्मीद करता हूं। कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने अरे से, बड़े हैं अक्सर कद इज्जत से। मिल जाती है सर 10,000 झुकाने से। किलोमीटर की और जनता के पदयात्रा सामने की, सर 10,000 झुकाया करिए। किलोमीटर। क्यों बोल रही है? आपने क्या किया अजय, आप देखिए पहले। अभय जी ये आपके ऐसे बीच में नहीं नहीं चल बोला सकता। है। अगर आप- प्लीज सर। अब जो बड़ी बात देखिए, दो बातें कह के अपनी बात को अंत करूंगा। सबसे पहले इन्होंने कास्ट की करी। मैंने अभी बोला कि नरेंद्र मोदी जी ना धर्म के आधार पे ना जात के आधार पे कार्य करते हैं, वो हर नागरिक के को आधार पर सशक्तिकरण करना चाहते हैं। बड़े मैं- धंधा सेठों को जी, ध्यान में जी। रख के काम करते। देखिए कास्ट पे 2-3 सवाल जनता पूछ रही है आपसे, आप उत्तर एक का भी दे देना। कौन बनेगा करोड़पति की तरह? आपका ये पूरा नैरेटिव भी कोलैप्स हुआ है हरियाणा की हार के बाद, जिसमें जवान, किसान, पहलवान, संविधान, नौजवान सब आप कह रहे थे। क्या उसकी भी हार नहीं हुई है? आप जो एक नैरेटिव चला रहे थे। किसानों को रोंद कर मारा नहीं, पहलवानों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा नहीं, घसीट कर, नौजवानों के रोजगार के अवसर नहीं छीन लिए, अग्निवीर का दंश देश को नहीं दिया। मैं लेकिन बहुत प्रामाणिक बात तो जीत 5 कैसे सेकंड में कर- खत्म जल्दी करना से, चाहता हाँ, हूँ। प्लीज। 2011 में बीच हमने में। जातिगत जनगणना पूछिए, कराई सवाल तो बनता है। सभी राजनीतिक दलों के कहने पर। 2014 3 साल लगते हैं जातिगत जनगणना में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट छुपा दी। ये कहा देश संविधान अदालत में कि हमने अनविन पनागरिया की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक भी अरे आप सदस्य नहीं 11 से बनाया। 14 तक क्या कर रहे थे? 3 साल लगते हैं जातिगत जनगणना। अच्छा, 3 साल लगते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? देखिए। अच्छा आशुतोष चलिए जी, सुनिए। कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट मेरी बात सुनिए। कि 3 साल लगता है? बिल्कुल मेरी बात सुनिए। ये हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि हजारों एक्सेल शीट में जनवरी 2014 में रजिस्ट्रार सेंसस को ये डेटा सबमिट किए थे। मोदी सरकार आने के बाद अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने अदालत में शपथ पत्र दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। इन्होंने जातिगत सर्वे जब बिहार का हुआ तब ये कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि ये पाप मत कीजिए। इन्होंने एफिडेविट फाइल किया हाईकोर्ट में पटना की कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है। आशुतोष ये वाली लॉजिक बहुत देते हैं कांग्रेस के नेता मुझे हर डिबेट में कि 2011 था, 3 साल लगता है डेटा जारी करने में। ये कौन सा सेंसस है कि डेटा जारी करने में 3 साल लगता है? सच्चाई ये कि 2011 में कास्ट सेंसस शुरू हुआ था और हमारे ख्याल से 2013 के अंत में या बीच में रिपोर्ट आई थी। हाँ। ये फैक्ट। नहीं गलत बात। अरे भाई मुझे बोलने नहीं दिया, मैं दोनों के बीच में नहीं बोला हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि सारे राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक नेता, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता। बिल्कुल। इस देश में सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव होता है। एक एक सीट पर, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो काउंसलर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सिर्फ जाति का समीकरण देखा जाता। जाति सच्चाई को एक्सेप्ट कर, हमारी जिंदगी में हम बिना जाति के रह ही नहीं पाते। सुबह का अखबार उठा के देखिए, मैट्रिमोनियल में हर परिवार यही कहता है गौर वर्ण और साथ ही साथ कि फला जाति की लड़की फला जाति के लड़के से ही शादी कर सकती, बाकी कहीं नहीं कर सकती। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई? मैं कहता हूं कि जाति का समीकरण बिठाइए, लेकिन जाति के खिलाफ नफरत मत पैदा करिए। दिक्कत तब होती है जब आप जाति के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप धर्म के आधार पर नफरत पैदा करते हैं, जब आप हरियाणा में जाते हैं आप जाट समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप यूपी में जाते हैं आप यादव समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप जाटो समाज के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। असली दिक्कत यह है, अन्यथा जाति तो 2000 साल से चल रही इस देश के अंदर, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने तो लिखा है कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, और चूंकि मैं जाति प्रथा खत्म नहीं होगी इसलिए मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। जम्मू कश्मीर में लोगों को जानना चाहिए, जमाते इस्लामी नाम का आतंकवादी संगठन जो प्रतिबंधित है, जिसको फरवरी 24 में प्रतिबंध लगाया, उसने अपने 7 उम्मीदवार लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से उस पर हाथ रखा। इंजीनियर राशिद को जमानत मिली जो 19 से जेल में थे। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था उसको तालिब हुसैन मंच पर खड़ा रहता है। लेकिन तब इनको राष्ट्रभक्ति नहीं जागती, सिर्फ टेलीविजन की डिबेट में बोलते हैं। सबने ध्यान दिया, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा। मैं अगर बोलूं
राहुल गांधी को हिजबुल्लाह ने और अरे अपनी बताओ ना, सैयद हमने ने बोला तारिक अहमद मीर करिए गूगल, अगर आतंकवादी ना निकले और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा ना लड़ाया तो बोलिएगा। सैफुल्लाह फारूक को करिए गूगल। अरे बच्चे तो बड़े इक्विप्ड है साहब, आपके बच्चे तो इक्विप्ड नहीं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो लड़ाई नहीं होता, चुनाव लड़ाया कि नहीं लड़ाया? उनके लिए दिक्कत है। बच्चे तो परिपक्व वही तो क्यों करते हैं भाई, ये सब करना नहीं चाहते, लेकिन बीच में कूदना है फटे में, तो फिर लीजिए। मतलब मैं तो मैं हतप्रभ हूँ अरे भाई, कि आप अंजना जी ऐसे नहीं चल इनके सकता, प्लीज। आतंकवादियों को टिकट ये दे, आतंकवादियों को मंच पे ये अरे खड़ा गलत करे, तरीका है। जमात इस्लामी को फंडिंग ये मैं करे। तो कहती हूँ सर आप एंकर ही बन जाइए। नहीं, आइए अंजना आज जी। आइए। अरे आज तक सर, बैठ देखो, जाएगा, आपने मत पूरा कराइए बोला। अंजना एक जी, बार आज नहीं तक टोका बैठ जाएगा जैसे कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। इन अरे बच्चों से सुनिए ना, सवाल खड़ा कर रहा हूं। आपने बोला एक बार नहीं टोका उन्होंने इस बार, नहीं, अब नहीं। एक बार बोलने दीजिए प्लीज चलिए, बोलिए। क्योंकि बाकी दोनों हुए देखिए ना, रागी जी इतने गुस्से में भ्रिकुटियां ताने हुए हैं। बिल्कुल गुस्से में हूँ। देखिए मैंने रिचुअल के लिए आ रही हूँ। खड़ा किया है। हाँ रिचुअल के लिए बुलाया आपको, साथ सज्जा के लिए। नहीं बिल्कुल मैं गलत एक लाइन में इतना कहूंगा कि हम लोग ये जो तैयारी से आते हैं, अंजना जी कई बार कहती भी है इतने कागज क्यों है, उसकी वजह है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, हमारे नेता से सीखते हुए प्रमाण लेके आते हैं, उस बात को ये लोग काट नहीं पाते और ये लोग हवाई बात करते हैं। इनसे अगर आप कहेंगे तो ये हाथी को भी उड़ा देंगे, जैसे राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे, बेचारा लॉन्च नहीं हो रहा। दूसरी बात बताता हूँ, सुनिए अभी बीच में बात बोलिए प्लीज 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 नहीं, सॉरी एक बात, अंजना जी आप प्लीज रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट डन। एक एक लाइन में मोदी जी के लिए ये अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा, अरे प्लीज, नोटबंदी के अपने समय facts की को उनके सर करिए। भाषणों में क्या सुनिए, बोला जाता है उसका अब एक संज्ञान fact मत देता हूं। लीजिए। वो कोई कानून तथ्यों नहीं है के आधार पे डिबेट होनी भाषणों में झूठ चाहिए। बोले सभी उसका भाइयों कारण बहनों से है। मेरी गुजारिश है, अगर ये तथ्य गलत हो, 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये दोबारा जीत के आए हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार जो लगातार बिहार हारे, हरियाणा में, दिल्ली हारे, पंजाब हारे, पुदुचेरी हारे, ऐसा किसके साथ ये हालत हो गई आपकी? वेस्ट बंगाल हारे, बताइए। कर्नाटक हारे, मध्य आपको प्रदेश आपको बोलना हारे। पड़ेगा, मैं अच्छा, जाके ठीक है। हाथ से उनका मुंह नहीं दबा सकती। 14-15 मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, वो नहीं सुन रहे, बोलिए। लोकसभा चुनाव 3 बार लगातार अरे जीते, साहब एक हैट्रिक। के बाद एक चुनाव हारे अरुणाचल आप। प्रदेश 3 अभी बार जीते, बैसाखियों हैट्रिक, पर और है। गुजरात 7 बार जीते। अरे 7 बार बैसाखियों पर लगातार। अभी ये 240 मोदी जी की ताकत। 240 ठीक है, संगीत रागी जी। आप बेकार की बहस कर रहे हैं, और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के। अभी मेरे बैसाखियों एक पर भाई है ने, कि बहन नहीं? ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि स्पेस का क्या होगा जो ऑपोजिशन, बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिशन का स्पेस होना चाहिए। अरे लड़ रहा है opposition तो राहुल वैक्यूम गांधी में जनता लोकतंत्र से। नहीं चलता, लेकिन एक यू हैव टू अर्न राहुल दैट गांधी जी स्पेस। वो लड़ किसी की रहे हैं भपौती नहीं संसाधनों की है लूट कि के गांधी का खिलाफ। सरनेम लगाएगा और किसानों ऑपोजिशन के में बैठ लिए जाएगा। समर्थन मैं में आपको लड़ रहे बता रहा हूं। संगीत मैं रागी एक जी, चीज संगीत की रागी जी, observation संगीत बता रागी जी, रहा हूं। सवाल यह है कि अगर कास्ट आधारित पॉलिटिक्स धीरे धीरे इधर से भी की जाती है, क्योंकि काट तो खोजनी है, और पॉलिटिक्स में कोई चुनाव इसलिए तो लड़ता नहीं कि हमें लड़ना है, जीतने के लिए लड़ता है, तो फिर अंत में क्या होगा? आप जब भी आप कास्ट की राजनीति करते हैं तो आप कास्ट को संस्थागत तौर पर और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। बिल्कुल। और यही तो विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत में हिंदू समाज जो है, विदेशी ताकत नहीं कैसे आ नहीं, गई? सुन लीजिए मेरी बात। आप बोलने क्यों नहीं देती अरे हैं? काउंटर दिक्कत क्वेश्चन यही है, है कि विदेशी आप ताकत बोलने कहां तो से आ देंगे गई? नहीं। विदेशी ताकत कहां से आ गई? आपको याद है कि 2019 के चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या कहा था? राहुल गांधी को क्या सलाह दिया गया था वहां से? हिंदू समाज को जातियों में बांटो और मुसलमान का तो थोक में वोट बैंक तुम्हारे पास आता ही है। यही है मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो इस बार वोट जहाद के तौर पे काम किया। इस पूरे देश के मुस्लिम बहुल इलाकों की बूथ वाइज कंस्टिट्यूएंसी, बूथ वाइज यदि आप वोट देखेंगे तो कहीं पर मिला है भारतीय जनता पार्टी को 4, 3, 5, 6 इसलिए दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। लेकिन हिंदू समाज जो है वो वोट सेकुलर है। आप जाकर के देखिए कश्मीर के अंदर भी जो है, कश्मीर में वैली से जो वोट पड़ा है वो कम्युनल वोट पड़ा है। जो जम्मू रीजन से वोट पड़ा है वो सेकुलर वोट रहा है, क्योंकि वो सारी पार्टियों को पड़ा है, क्योंकि वो हिंदू बहुल इलाका है। वहां पर ऐसी स्थिति देखने के को बाद 2 लाइन आप दोनों से लूंगी, रुक जाइए। कम से मैं मुझे पता है इनके बीच में तो आप नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो इतनी जाति के खिलाफ है और संघ परिवार से अपील करता हूं, हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि कल से एक आंदोलन शुरू करिए, जाति तोड़ा आंदोलन इस देश के अंदर। नहीं और ये एक मिनट, राहुल गांधी से क्यों नहीं अपील करते हो यार? मुझे तो बोलने राहुल दीजिए। गांधी से अपील अरे करो मुझे कि तो वो बोलने जाति दीजिए। जनगणना के बारे में बात मुझे नहीं कर रहे। जब मैं ये बोले कहता, ना। मैं ये कहता मोहन भागवत जी, क्योंकि अरे मैं आज तक सुनिए, कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रवक्ता रागी के जी, तौर पर बात रागी जी, कीजिए। उनकी मैं आप आज तक के चैनल से मोहन भागवत जी से अपील करता हूं कि इस देश के अंदर चूंकि जाति प्रथा, जातिगत
जो है राजनीति है वो देश को तोड़ रही है, हिंदू समाज को तोड़ रही है, तो जाति तोड़ो आंदोलन शुरू करें और इस बात को ऑफिशियली नोटिफाई करें मोदी सरकार कि जो भी आदमी, जो भी परिवार अपनी जाति में शादी करेगा उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। करिए आप जाति, आप खत्म हो जाएगी। वो पलट के पूछेंगे, सिखा, एक सेकंड, वो पलट के पूछेंगे कि बता कौन रहा है, वो एक सेकंड, वो पलट के पूछेंगे ना कि बता कौन रहा है, वो आशुतोष जिसने अपना टाइटल गुप्ता बता दिया चुनाव के पहले। ये मैं फिर कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा, इसमें आप मत फंसिए। कम से आप बताइए ना, आप मत सच बता दीजिए। आज हम लोग सब जानना चाहते हैं, बताइए क्या सच है। मैं तो कहता, चलिए मैंने खुद ही कहा, सुन लीजिए क्या, एक मिनट आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था, राजू जी आपके बीच में नहीं बोला था। अगर जाति प्रथा इस देश में कैंसर है, अगर जाति प्रथा इस देश के अंदर कैंसर है, हिंदू समाज को अगर बांटने का काम करता है, तो आरएसएस को इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए और कहना चाहिए कि जाति प्रथा के खिलाफ है और जो भी परिवार देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार लिया कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। जातिगत जनगणना समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय है, वो राहुल गांधी नीतियां बनती है। चुप कराइए। अरे भाई, बैल बुद्धि और बालक बुद्धि जाति जनगणना तो बात होगी, पहले जनगणना कराइए। ये हमें समझना होगा कि मापदंड दोहरे नहीं हो सकते हैं। एक तरफ आप हिंदुओं को बांटे और मुसलमानों को कहे एकजुट हो जाओ, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है। और मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही है। आज का हिंदू मालूम है क्या कह रहा है? आज के हिंदू कह रहा है कट जाऊंगा लेकिन बटूंगा नहीं, क्योंकि हमें एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।